ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। बैसरन में आतंकवादी हमले में हमने 26 अपनों को खोया और उसके बाद भारत ने आतंकी कैंप नेस्तनाबूद कर दिए, आतंकी ढेर किए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और फिलहाल सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोल भी चल रही है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत का इजहार किया, लेकिन आज मैं एक और ताकत की बात करने वाला हूं और वो है भारत की आर्थिक शक्ति। एक बड़ी खबर आ रही है अर्थव्यवस्था के मोर्चे से। अब हम दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। अब भारत से आगे अमेरिका, चीन और जर्मनी रह गए हैं। हम जापान से आगे निकल गए और जो लगातार सरकार हमें बता रही है 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे, वो लक्ष्य भी हासिल करते दिख रहे हैं। तो ये तो दाद देने की बात है, अच्छी खबर है। क्या अच्छे दिन भी आ जाएंगे? पर सवाल इसमें यह भी अटका हुआ है, अर्थव्यवस्था बड़ी होनी, उससे क्या बेरोजगारी, महंगाई की समस्या खत्म हो जाएंगी? क्या आपकी मेरी कमाई और बढ़ जाएगी? अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, वो खाई भी क्या मिट जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं पिछले 1 महीने से तो हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर पाए हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देश के युवा, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, उसका क्या हाल है? क्या ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं? क्या भारत विश्व गुरु बनने की राह पर जो निकल पड़ा है, 2047 जो हमने टारगेट ईयर रखा है कि हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, क्या वो विद इन रीच है? या भाई 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इसमें हकीकत भी है और बहुत कुछ फसाना भी है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। और ये तो सीधा सवाल संडे स्पेशल है। तो आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं देश की अर्थव्यवस्था की, रोजगार की, महंगाई की, आपकी मेरी कमाई की। क्योंकि एक बड़ी खबर आई है आर्थिक मोर्चे पर, और खबर यह कि हम भारतवर्ष दरअसल अब दुनिया में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अभी तक हम 5वीं थे और यह अपने आप में एक बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है कि 11 साल पहले तक 2014 में हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में, अर्थव्यवस्थाओं में भी शुमार थे कि किसी भी वक्त रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, झटक सकती है अर्थव्यवस्था। अब हमारे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी रह गए हैं। हमने जापान को पछाड़ दिया है। अब हम 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गए हैं। अब 350 लाख करोड़ आम आदमी, आपको मुझको सुनकर अच्छा भी लगता है, और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था। और जर्मनी 395 लाख करोड़ की है, तो ज्यादा वक्त नहीं, हम जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। पर जब ये फिगर, मैं फिर से दोहराऊंगा, 350 लाख करोड़, तो ऐसा लगता है कि यार हम अमीर हैं, मेरी माली हालत ठीक है। पर माली हालत ठीक है क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब ये आंकड़े जारी किए गए तो नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि अब हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम तेजी से विकास कर सकते हैं। अब भाई 11 साल हो गए इसी सरकार को, अच्छे दिन लाने का वादा था, 10 करोड़ रोजगार भी हो जाने चाहिए थे, बल्कि अब तो उससे भी ज्यादा का आंकड़ा आ जाता है। 2 करोड़ रोजगार तो 22 करोड़ हो जाने चाहिए थे, 15 लाख रुपए भी आने थे, पेट्रोल की कीमतें भी कम होनी थी, महंगाई डायन जो हमें खा रही थी, वो डायन को खत्म करना था। तो बीवीआर सुब्रमण्यम कहते हैं कि देखिए, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार भी पैदा होंगे। यानी क्या अभी तक नहीं हुए? निवेश बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा, ये तो होना चाहिए।
और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। यह सरकार की तरफ से दावा है। विपक्ष सवाल कर रहा है, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, ईएमआई चुकाने में संघर्ष कर रहे मध्यम वर्ग, एमएसएमई सेक्टर जो है, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी पर भी बात कीजिए। मनोज झा कह रहे हैं, सांसद हैं राज्यसभा के आरजेडी के, आम नागरिक को अर्थव्यवस्था तब बेहतर समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। भूख सूचकांक का क्या होगा? समावेशी विकास के सूचकांक पर हम कहां पर हैं? आय की असमानता इतनी क्यों बढ़ रही है? ये सारी चीजें एक साथ चलनी चाहिए। जबकि जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री हैं एनडीए सरकार में। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। देश 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। अब ये तो अच्छी बात है। मनोहर लाल खट्टर, एक और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, कोई अन्य विश्व नेता ऐसा नहीं कर सकता। जितेंद्र सिंह, एक और केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं, जिस दूरदर्शिता के साथ भारत पिछले 11 वर्षों से एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का नतीजा है। अब ये तो दावे हो गए दोनों तरफ से। एक तरफ ऐसी तस्वीर कि बिल्कुल सत्यानाश, सर्वनाश हो चुका है अर्थव्यवस्था का, एक तरफ पूरी गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है। हकीकत क्या है? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 350 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था है, ये भी बात ठीक है। फिर इसमें आता है आपकी और मेरी माली हालत कितनी अच्छी हुई। देश चौथे नंबर पर आ गया दुनिया में। आप और मैं, हमारी आमदनी वो किस नंबर पर आती है? वो तो प्रति व्यक्ति आय, उससे आंका जाएगा हम कमा कितना रहे हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसके जहां जो अच्छा लगता है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, सरकार इस्तेमाल भी करती रहती है। 2025 का जो डेटा है वर्ल्ड बैंक का, वो कहता है कि 216 मुल्कों में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 140वें स्थान पर है, 140वें। और आरबीआई, हमारे सबसे बड़े बैंक, सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके डी सुब्बा राव, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद भी भारत गरीब रहेगा। अमीर देश बनने का मतलब विकसित राष्ट्र बनना नहीं है कि आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। ब्रिक्स और G20 देशों में हम सबसे गरीब हैं, और ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम इसलिए बन गए कि हम 140 करोड़ आबादी का देश हैं। अब यहां पर सवाल आता है, भाई देश आगे बढ़ेगा तो सबको आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ खास लोग ही आगे बढ़ पा रहे हैं? यानी अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। के शेप रिकवरी है क्या? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है क्या? अब यहां पर भी कुछ आंकड़े आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। 1% जो देश के अमीर हैं, उनके पास देश की 40% दौलत है। अब ये आंकड़ा है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, सोर्स बताना जरूरी हो जाता है। 10% देश के टॉप 10% जो लोग हैं, उनके पास 65% संपत्ति है, दौलत है देश की, और 50% बॉटम हाफ जो लोग हैं, उनके पल्ले हाथ 6.4%, 6.5% संपत्ति है पूरे देश की। भाई किसान प्रति व्यक्ति, किसान की अगर बात करें, विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, 27 रुपए प्रतिदिन। और 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो 2028 तक बढ़ गया है। तो क्या 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं कि अगर उन्हें अन्न ना दिया जाए 5 किलो मुफ्त में, तो वो भूखों पेट सोने को मजबूर हो जाएंगे क्या? यह सवाल इसलिए भी कि हंगर इंडेक्स की बात करें, जिसे भारत सरकार खारिज करती है,
और बहुत सी संस्थाएं जो आंकड़े पेश करती हैं उनके अंदर एक स्लांट भी होता है, एक नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश होती है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, पर यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े हर साल पेश होते हैं। 127 देशों में हम 105वें नंबर पर हैं। इसके पीछे कारण यह भी है कि 13.5%, 14.25% आबादी कुपोषित है। 5 साल से कम आयु के 35.5% बच्चे अविकसित हैं। 5 साल से कम आयु के 19.25% बच्चे दुर्बल हैं और 3% बच्चे तो जान ही गंवा देते हैं 5 साल से पहले। तो यहां पर तस्वीर क्या कुछ धुंधली होने लगती है। और बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो 8% के करीब बेरोजगारी का आंकड़ा चल रहा है, 8%। और 15 से 29 साल सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स, युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो यह लगातार 16% या उससे ऊपर की बेरोजगारी दर लगातार चल रही है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं डेमोग्राफिक लायबिलिटी में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। और कमाई की बात, 2019-20 में कुल मिलाकर बचत पूरे देश की, आपकी मेरी हम सब की, 11,61,000 करोड़ रुपए थी। हम बचत करने में यकीन रखते हैं, हमारी फितरत ही ऐसी है, हमारी मानसिकता ऐसी है, भाई पैसा होना चाहिए, थोड़ा सा बैंक में रखो, एफडी में रखो। तो 11,61,000 करोड़ रुपए बचत थी, आपकी मेरी हम सब की, देशवासियों की। ये 2024-25 में 44% घटकर 6,52,000 करोड़ पर रह गई। जमा जोखू, वो कहते हैं ना सेलिंग द फैमिली सिल्वरवेयर, क्या नौबत वहां तक आ गई है? क्यों आमदनी 98, खर्चा रुपया। सरकारें तो कर्ज लेकर घी पिलाने के ख्वाब देख सकती हैं, हमें तो कर्ज भी नहीं देता ना, फिर सिविल रेटिंग खराब हो जाती है, हमें तो देगा नहीं कोई। 220 लाख करोड़ रुपए का कर्ज केंद्र सरकार पर भी हो गया है, राज्य सरकारों का तो द लेस सेड द बेटर। तो जब अच्छी खबर आती है तो उसके साथ थोड़ा पुट हमें यह भी तो देखना होगा, हम दरअसल किधर जा रहे हैं। रुपए की सेहत को अर्थव्यवस्था की सेहत से जोड़कर आंका जाता था, नापा जाता था। आज की तारीख में 86.5 रुपए टू $1 हमारा रुपया चला गया है। इसकी चर्चा सबने, काला सूट गुलाबी अखबार वाले तो चर्चा करते ही नहीं है, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसे मुद्दे अब उठाना भूल ही चुका है। तो अच्छी खबर के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं क्या, और उन्हें क्या हम अपने गिरेबान में झांकते हुए उन चुनौतियों को स्वीकारेंगे और तभी हम सरपट विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ पाएंगे क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भाई चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, दूर हुई महंगाई बेरोजगारी की व्यथा और इकॉनमी की नई ऊंचाई, बढ़ रही अमीर गरीब की खाई, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा क्या भाई? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति परखते भी हैं, समझते भी हैं, राजीव रंजन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अंशुल अभिजीत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, सड़क पर जो आवाज उठती है उसे पहचानते हैं, संजय सिंह। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और एक बेहद ही खास मेहमान, सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच, आरएसएस से जुड़ा एक बेहद ही अहम संगठन, और देश की आवाज और वही गली मोहल्लों की आवाज उठाते हैं उनके सह संयोजक प्रोफेसर अश्वनी महाजन मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी भाई, प्रोफेसर साहब, खबर तो अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, शको शुबा नहीं हो सकता। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 11 साल पहले हम फ्रजाइल 5 में आते थे। तो क्या आम आदमी के अच्छे दिन भी आ गए? अच्छी खबर तो आई,
आपके मेरे लिए आम आदमी के अच्छे दिन भी आ गए क्या? देखिए संदीप जी, हम ये जान रहे हैं कि जब तक अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ता नहीं, यानी हम किस स्थान पर हैं वो तो एक महत्वपूर्ण है, लेकिन साइज ऑफ द इकोनॉमी जिसको हम आपने 350 लाख करोड़ की बात कही, जब तक वो साइज़ बढ़ता नहीं, सरकार के पास संसाधन आते नहीं और सरकार जो है उसको न तो निवेश कर पाएगी और न ही उसके बाकी जो सामाजिक सेवाओं पर या गरीबी के उन्मूलन पर या जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं उसको ठीक करने में उसका कर नहीं पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है तो जब अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ता है। साइज तो लगातार बढ़ रहा है 11 सालों से, तो 2 करोड़ रोजगार हर साल बनने चाहिए थे। आम आदमी की आमदनी भी बढ़नी चाहिए थी। मैं अपनी बात मैं आपको जो अभी बताना चाह रहा हूँ कि इस दौरान यदि आप देखें तो लगातार हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ कि दुनिया में जो सबसे गरीब मुल्कों में भारत का स्थान आता ही था, अब जानते हैं, तो उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो यूएनडीपी, यानी पहले तो पॉवर्टी लाइन की बात करते थे, वो एक्चुअली जो वो पॉवर्टी लाइन होती थी वो हंगर लाइन होती थी। अच्छा। लेकिन ये जो पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स आया वो एक अलग प्रकार का है जिसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें हाउसिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, पानी भी है, शौचालय भी हैं, तमाम सब प्रकार की जो चीज़ें हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं, इनकम भी है और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी। उसमें जो हमारा इंडेक्स होता था वो एक ज़माने में 2.283 होता था और अब वो घट करके 0.69 रह गया। नहीं ये इतने महीन आंकड़े हो गए। प्रोफेसर साहब बीच में रोक रहा हूं, आंकड़ा बताइए ना, कितने करोड़ लोग पहले गरीब थे और कितने करोड़ लोग अब गरीब हैं? आंकड़ा बताता। हाँ ये बताइए ना प्लीज। लगभग ये वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से पहले जो 29 करोड़ लोग गरीब थे, अभी मात्र 11 करोड़ लोग रह गए। अच्छा। उसका कारण ये हुआ कि 11 करोड़ रह गए। एक मिनट लोगों को मकान मिला, पानी मिला, बिजली मिली। एक सेकंड का आप पॉज लीजिएगा। 2 अक्टूबर 2022 स्वदेशी जागरण मंच का ही एक कार्यक्रम था, स्वावलंबी भारत अभियान। उसमें दत्तात्रेय होसबले साहब नंबर 2 हैं आरएसएस में, वो आए थे मुख्य अतिथि के तौर पे। वो कह रहे थे कि 20 करोड़ लोग तो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और 23 करोड़ लोग ऐसे हैं इसके अलावा जिनकी आय 375 रुपए प्रतिदिन भी नहीं है। गलत जानकारी दे रहे थे क्या दत्तात्रेय होसबले जी? नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आंकड़ा है और दूसरा अलग प्रकार नहीं, आप कह रहे थे ना 11 करोड़ लोग रह गए गरीबी रेखा में, 11 करोड़ लोग रह गए। यहाँ तो ये 43 करोड़ लोग की बात कर रहे हैं दत्तात्रेय होसबले साहब। नहीं, आप, मुझे लगता है कि आपको समझने में थोड़ा सा रहा होगा, लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स घटा है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें लोगों को मकान मिले, बिजली मिली, पानी मिली। आप इस बात को मानेंगे, इस बात को कि 4 करोड़ लोगों को नया घर मिल गया। ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा अगर आमदनी होती है तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा आता है। जब रिसाव नहीं होता, सरकार के पास ज़्यादा पैसा आता है प्रोफेसर साहब, या कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। वहीं आप ही के कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबले बोले थे, 1 मिनट सर, 1% आबादी के पास देश की 20% संपत्ति है और 50% जो बॉटम हाफ है उसके पास देश की कुल 13% संपत्ति है। तो संपत्ति तो बढ़ना ही रही है आम आदमी की, गरीबी पर दूर हो रही है। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। आप रिलेटिव इसको रिलेटिव इनइक्वालिटी बोलते हैं। जो एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो बात है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी नीचे गई है। रिलेटिव इनइक्वालिटी ये लंबे समय तक ये लगातार बढ़ रही है, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन
अगर इसको जब तक हम आप पूरे साइज को बढ़ाते नहीं हैं, अपने केक के साइज को, तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पाएंगे, ये भी एक बात आती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इसके साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिए, और इसके साथ ही साथ देश में आत्मनिर्भरता बननी चाहिए। क्योंकि अभी तक हम आप तो देख रहे हैं कि के एक्सपर्ट हैं, कांग्रेस बताइए मुझे प्रोफेसर साहब, एमएसएमई लघु और सूक्ष्म जो उद्योग हैं उसके तो आप एक्सपर्ट हैं। 6 लाख के करीब यूनिट बंद हो गई हैं नोटबंदी के बाद से, जीएसटी के इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बाद। गलत तो नहीं है आंकड़ा? ये जो लगातार लगातार जो चाइनीज इनफ्लो आता है, सामान आता है, उसकी वजह से हमारे लघु उद्योग क्या बाकी उद्योग भी बंद होते हैं। यही कारण है कि 2020 से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं आत्मनिर्भरता का, और आपने देखा इस बात को, इस युद्ध के दौरान हमने अपनी आत्मनिर्भरता के आधार पर, अपने ब्रह्मोस के आधार पर, अपने आकाश के आधार पर, अपने बाकी जो एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारा हमारा बनाया हुआ था। दुश्मनों के आत्मनिर्भरता बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, दिखाती है। ये ताकत तो दिखाई, और इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए। दुश्मन के दांत खट्टे किए, आतंकवाद जो है, जो हमारा बड़ा दुश्मन है, उसको ढेर करते दिखाई दिए। पर यहां पर जो हमारे दूसरे एक आतंक जो बेरोजगारी ने, महंगाई ने छेड़ रखा है, उसे खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। सुनिए ना सर, प्लीज 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़े, तो दायरा किसका बढ़ रहा है? गरीबी का बढ़ रहा है या संपन्नता का बढ़ रहा है? देखिए, एक बात हम 81 करोड़ लोगों को दें, चाहे उसमें 10 या 20 करोड़ लोग वास्तव में गरीब हैं, 81 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे पास एक्सेस अनाज है, उसको हम लोगों को दे करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं। चाहे उनके पास आमदनी है खरीदने के लिए, लेकिन उससे वो बाकी आमदनी को वो ज्यादा दूसरे चीजों के लिए उपयोग कर सके। और भारत सरकार के पास जो इतना अनाज पड़ा है, एक्सेसिव अनाज पड़ा है, उससे तो उनके पास रहेगा खाने पीने की चीजों की। 27 देशों में 105वें नंबर पर क्यों है? बताता हूं, वही गलत है। आपने खुद ही मान लिया था पहले ही बात की। हाँ। क्योंकि हम लोग इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि जो अभी आपने आंकड़े बताए बच्चों के स्टंटिंग के और वेस्टिंग, 35% 5 साल से कम बच्चे अब विकसित देखते हैं, स्टंटेड ग्रोथ है, नॉर्मल। हाँ। वो अपनी हाइट ही नहीं पकड़ पाते। आंकड़े बताए थे, जो आपने आंकड़े बताए, मैं बता रहा हूं। देखिए जो रियल टाइम डाटा पोषण के हिसाब से आ रहा है, हमारा जो भारत सरकार का जो पोषण नेटवर्क है, उसके हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं उनको लेना चाहिए। जो ये वर्ल्ड बैंक भी मानने के लिए तैयार है, बाकी यूएनडीपी भी मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये वेल्ट हंगर हिल्फे जो एक जर्मनी एक छोटी सी संस्था है, वो इस प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करती है, जो वर्ल्ड बैंक भी नहीं मानता है। नहीं, तो आपकी बात ये फेयर है, ये तो मैंने भी बोला। पर प्रोफेसर अश्वनी महाजन, एक चीज बताइए। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, हम भी चाहते हैं भाई बढ़े, और उससे देश की संपत्ति भी बढ़े, सरकार के पास और संसाधन आए। पर आम आदमी की कमाई बढ़ रही है क्या? ईमानदारी से ये बताइएगा मुझे। तो अगर यहां पर तो हालत ये हो गई, आमदनी 98, खर्चा रुपया, हम तो बलि का बकरा बने हुए हैं। ईएमआई का ही चक्कर खत्म नहीं होके देते। संदीप जी, अगर हम महंगाई को काबू में कर पा रहे हैं, बाकी जगह से, बाकी मुल्कों से हमारे यहाँ महंगाई कम है, अमेरिका में, बाकी यूरोप में लगातार महंगाई बढ़ रही थी, हमारी महंगाई कम होने से हम अब आप देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को कम कर रहा है। महंगाई तो कम है, कमाई भी तो कम हो रही है। कम होने के कारण लोगों की महंगाई तो जेल, वो जो गाना है ना, अब आप महंगाई की बात खत्म हो गई, खायत जात है। नहीं सर, मैं आमदनी की बात कर, वो पीपली लाइव का जो गाना था ना, उसमें एक पहली लाइन भी थी, सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है। सैया को कमाने तो दो, वो कमा रहा है क्या? फिर तो महंगाई पे भी आ जाएंगे। की बात की महंगाई के बाद आमदनी पर आ रहा हूं। आमदनी की बात करें तो देखिए, अब हम 12 लाख करोड़ रुपया, उससे भी ज्यादा हम
इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी निवेश पर खर्च कर रहे हैं। उसमें रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बाकी तमाम चीज़ें हैं। उसके कारण जो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो लगातार घट रही है। विश्व स्तर पर जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, हमारा सामान कोई खरीदता नहीं था। हम जानते हैं नेहरूवियन पीरियड में कोई सामान नहीं खरीदता था, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। आज लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, उसके कारण संभावनाएं बड़ी हैं तो और हम ज़्यादा निर्यात कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। संजय सिंह, यहाँ पर अश्वनी महाजन कह रहे हैं, और जो बात बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ जो हैं नीति आयोग के, कि भाई तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में नए रोजगार भी पैदा होंगे, विकास तेज होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। तो हम तो विकास के एक्सप्रेसवे पर दौड़ने को तैयार हैं और आपको इसी में परेशानी होने लगती है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी तो भारत के प्रधानमंत्री को हो रही है। अगर हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, तो ट्रंप ने आपको व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे सीज फायर क्यों करवा दिया? आप तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था का मतलब हम लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा सरकार को। संदीप जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां पे खड़े हुए? अगर हम 105वें नंबर पे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में, नहीं 140वें नंबर पर है। का आंकड़ा है ना वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा 140वां नंबर है। 105वें तो हम भूख सूचकांक में है 127 देशों में। चलिए और नीचे, आपके हिसाब से और नीचे हैं हम लोग। तो अगर हम 140वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हैं, तो ये संपत्ति जा किसके पास रही है? क्या चंद पूंजीपतियों के पास देश की संपत्ति जा रही है? क्या इससे भारत की समृद्धि का आप आकलन करेंगे? आज 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी स्कूलों के अंदर लाखों बच्चों ने अपनी शिक्षा छोड़ी है। आपने मृत्यु दर का आंकड़ा दिया बच्चों में, आपने बौनेपन का आंकड़ा दिया बच्चों में। 82 करोड़ लोगों को, 81.35 करोड़ लोगों को आप खुद मान रहे हैं कि आप 5 किलो राशन उपलब्ध कराते हैं। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि बड़ी आबादी इस देश की ऐसी है जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उसको आपको अनाज देना पड़ रहा है। वो तो क्योंकि अपना जीवन चलाने के लिए भंडार इतने हैं, अन्न भंडार, अनाज के भंडार हैं। 350 लाख करोड़ की अगर हमारी सकल घरेलू उत्पाद हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था की वक़्त हो गई, क्या इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? हम फ्रजाइल 5 में थे संजय 2014 में। अच्छा, तो एक चीज मुझे बताइए आप, संदीप जी, एक चीज आप बताइए, किसान को तो आपने कहा था कि आप फसल का 2 गुना दाम देंगे, उनकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। जब वो अपने फसल का दाम मांगने जाते हैं, आप उनको लाठियों से पीटते हैं। गन्ने का दाम आप देते नहीं, धान का दाम आप देते नहीं, गेहूं का दाम आप देते नहीं, खाद मांगने पे आप लाठियां देते हैं। तो आप फिर भी भंडारण करके बीजेपी को तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया ना जनता ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम ठीक आपने कहा। और यहां मैं आपसे कहीं ना कहीं सहमत हूं कि इतनी दुश्वारियों के बावजूद जब अस्पतालों की हालत बदहाल है, स्कूलों की हालत बदहाल है, भुखमरी का शिकार हैं लोग, आउटसोर्सिंग के नाम पे छोटे छोटे जॉब आज छीन लिए गए हैं लोगों से। आज जिस प्रकार से देश के अंदर पब्लिक सेक्टर्स को बेचा जा रहा है चंद पूंजीपतियों के नाम पे, एयरपोर्ट है, कोयला है, गैस है, बिजली है, पानी है, सड़क है, यानी कि जो इस देश के करोड़ों लोगों की संपत्ति थी वो औने पौने दामों में चंद पूंजीपतियों को बेची जा रही है। बावजूद इसके बीजेपी जीत रही है। आपकी बात सही है। तो इस देश को अपना मूल्यांकन खुद से करना पड़ेगा, इस देश के लोगों को खुद से तय करना पड़ेगा। अगर वो सही कर रहे होंगे ना, तभी तो आम आदमी के विवेक या उनकी बुद्धिमत्ता हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। दंगा कराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता और सम्मान को
गिरवी रखने और उसके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं, वोट की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपने ठीक कहा, ये कुछ काम तो कर ही रहे हैं बेहतरीन तरीके से। हर व्हाट्सएप पे झूठ फैलाने का काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आपको जब बिना कुछ किए ही ये गौरव की अनुभूति करा दी जाती है गांव में बैठे हुए, शहर में बैठे हुए, कि राष्ट्र बहुत मजबूत हो रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है, आप बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है नफरत का जो इनका बाजार चल रहा है वो तो ठीक ही है। प्रधानमंत्री भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, भक्ति भी भूखे पेट तो नहीं होती है ना, ये तो बात आप मानेंगे। सिंदूर के सौदागर बन गए, उनके नसों में पता नहीं सिंदूर बह रहा है कि नहीं बह रहा है संदीप जी, लेकिन नौटंकी जरूर बह रही है। लाइट कैमरा एक्शन देख के हर जगह वही नाटक नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताइए ना, 4 आतंकवादी क्या अभी तक पकड़े गए? क्या ट्रंप के सामने आपने भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं किया? भारत को आप चौथी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं और व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे उसने सीज फायर करा दिया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दावों और हकीकत का मूल्यांकन इस देश के लोगों को दावों करना और होगा। हकीकत का आपके मूल्यांकन सवाल का लोगों, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपने ये सही कहा, ये जनता पर आपने जिम्मेदारी छोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राजीव रंजन, सवाल वही जो मैंने अश्विनी महाजन से भी पूछा, खबर अच्छी है, आम आदमी के लिए अच्छे दिन भी आ गए क्या? इंतजार कर रहे हैं 11 साल से। मुझे ऐसा लगता है आज निसंदेह ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जब तमाम तरह की चुनौतियों के बाद भी भारत ने 4 ट्रिलियन इकॉनमी के साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का एक बड़ा कीर्तिमान दर्ज किया है। ऐसा नहीं है, हम लोग लगातार ये मानते हैं कि सवाल संदीप चौधरी जी खड़े करेंगे, चुनौतियां आप सामने रखेंगे। निसंदेह सत्ता में जो भी राजनीतिक दल या गठबंधन होता है उसके सामने ये चुनौतियां होती हैं, लेकिन उनको बार बार असरदार तरीके से उठाना ये आपका दायित्व है और आपने उठाया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था की जो हकीकत है कि हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में होने का पहले $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने में 6 दशकों का सफ़र हिंदुस्तान को तय करना पड़ा। और आज हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2.5-3 वर्षों में न केवल हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, बल्कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी भी होंगे। और उसकी वजह है कि जो भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो उनसे बेहतर है, इसलिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा हैं। बावजूद इसके भारत ने स्थिरता के साथ बढ़ने का जो सिलसिला है उसको जारी रखा है। चलिए ये बात ठीक है। राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी आप कह रहे हैं देश सही राह पर है, फेयर पॉइंट, वेल टेकन। वो बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी, स्कूल में हम पढ़ते थे ना, भारत के बारे में क्या कहा जाता था आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के शुरुआती वर्षों में भी, पहले भी, अतीत में भी। इंडिया इज अ रिच नेशन बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर, ये पढ़ाया जाता था। गलत तो मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं कि भारत एक अमीर मुल्क है, एक अमीर देश है, पर इसके बाशिंदे गरीब हैं। आज भी ये जस का तस लागू होता है क्या? वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिल्कुल है, पर यहां के बाशिंदे गरीब हैं। अगर 50% लोगों के पास, एक आंकड़ा कहता है 13% संपत्ति है देश की, दूसरा आंकड़ा कहता है दरअसल 6.5% है, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाए, 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से अगर किसान कमाए, उसकी आय दोगुनी होनी थी, तो आम आदमी अपने आप को कहां पाता है? जरूरी सवाल तो ये है ना, देश तो हमसे ही बनता है ना। देखिए संदीप चौधरी जी, मैंने ऑक्सफैम की रिपोर्ट से लेकर जो इनइक्वालिटी के जो भी अलग अलग उससे जुड़े जो भी रिपोर्ट्स हैं, उन सब के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी चुनौती है, इसको नकारना ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हम जिस राह पर हैं, जो हमारे फैसले हैं,
उन फैसलों से ये हम कह सकते हैं कि जब आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए आपके पास पैसे होंगे तो आप रोजगार भी लाएंगे। जो बंद उद्योगों को लेकर के निसंदेह बहुत कुछ किया जाना है। एमएसएमई एक बड़ा एक कंपोनेंट है, कमर टूटी हुई है ना एमएसएमई की आज की तारीख में, राजीव जी। जहां लगातार देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो बड़े फैसले हुए हैं और केंद्र के साथ साथ अनेक राज्यों में जो इंडस्ट्रीज को लेकर के कई तरह के बड़े फैसले हो रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के विशेष तवज्जो सब लोग दे रहे हैं। स्टार्टअप सेक्टर में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, इनोवेशंस के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। लगातार जो एक गतिशील अर्थव्यवस्था का दायित्व है उस दिशा में देश काम कर रहा है। स्टार्टअप सियासत शब्द होती इस्तेमाल रहेगी। किया। देखिए, मैं दो उनके- चीजें जोड़कर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा राजीव जी। ये ना, जब भी रोजगार की बात की जाए तो स्टार्टअप आजकल जी ये स्पेस जो है उसका जिक्र किया जाता है। जैसे 2015 में कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हमारा, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, हम 25% अपने सकल घरेलू उत्पाद का मैन्युफैक्चरिंग से करेंगे। 15 था, 15 से भी नीचे चला गया। एमएसएमई की कमर टूट गई। ये जो हम नैरेटिव गढ़ते हैं या स्लोगनियरिंग जमीनी करते हैं उसे सच्चाई क्या जमीन है? पर भी तो उतारना होगा ना। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जमीनी सच्चाई, उसमें भी तो तब्दील करना होगा ना नहीं, सर। बिल्कुल उतारना होगा। नहीं, बिल्कुल उतारना होगा। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि इस देश ने दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह 3 वर्ष कोरोना के महाप्रलय की वजह से गंवाए हैं। अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। उस दौरान फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, रोजगार कम हुए हैं। फिर से उसको बदस्तूर इस महाअभियान को जारी रखना एक चुनौती थी, लेकिन हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत सही हमारा कहा बस आपने। इतना कहना ये है ये ये नहीं, ये कि आज चीज जब अंडरलाइन जश्न करके आपने मनाने का बहुत दिन- अच्छा किया। हाँ, जश्न भी मनाएंगे, पर जो चुनौतियां हैं उनको भी पहले एक्सेप्ट तो कर लें। पर अंशुल अभिजीत, जो बात राजीव रंजन कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखेंगे, वो सही कह रहे हैं। कोरोना काल के बाद देखिए, जापान से आगे आए ना हम, अब जर्मनी को भी हम पछाड़ देंगे तो बाकी चाहे आंकड़े कुछ भी बताते रहिए, जिस तरह से एक स्थिरता दिखाई है और जो विकास दर की जो गति है भारत की, बाकी देशों से बेहतर कर रहे हैं ना हम, तभी तो आगे निकल रहे हैं। संदीप जी, अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, ये सरकार की वजह से नहीं, सरकार के बावजूद। सरकार ने तो पूरी कोशिश की कि कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करे, इसका विनाश कैसे करे। आपने कुछ गिना भी दिए उनकी नीतियां, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बेरोजगारी की तबाही हुई, और फिर नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी आया, जो एमएसएमई सेक्टर थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए वहां पर, और बेरोजगारी दर बिल्कुल बढ़ गया। और ये कोविड के पहले, आप जानते थे उस वक्त सुर्खियां चीख रही थी कोविड के पहले कि बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा है, जिसे तो पहले तो सरकार पूरी ने कोशिश नकारा। की विकृत 2019 करने के की। चुनाव से पहले नकार दिया था, 19 के चुनाव के बाद मान लिया कि आंकड़े ठीक हैं। बिल्कुल, आप ये जानते हैं, तो पहले से ही हो गया था। कोविड की तो मैं पहुंचा तक नहीं हूं, जहां पर हमारा जो जीडीपी था, सकल घरेलू उत्पाद, वो तो बिल्कुल नेगेटिव में चला। कैसा संकुचन हुआ कि फिर उसके बाद तो ये भारत उभर के आया ही नहीं, उससे पहले ही बर्बादी हो चुकी थी यहां पर, और ये सरकार की नीतियों की वजह से हुई थी। पर दुनिया भाई, भर की यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं ने गोता खाया ना अंशुल, उसमें सबसे देखिए, पहले यहाँ संभलते पर हुए हम अगर- दिखाई दे रहे हैं, तो इसको सेलिब्रेट क्यों ना करें। नहीं, सेलिब्रेट सुर्खियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो हकीकत है, जो असलियत ये छुपाता है, जो यहाँ की जो हकीकत है अर्थव्यवस्था की जो विकृत होने की, वो तो इससे पता नहीं चलती ना। इससे ये लगता है कि भारत कितना विकसित हो गया। विकसित कैसे हो गया, आप मुझे बताइए। आपका जीडीपी का औसत 10 साल में मोदी सरकार में 6 से ज्यादा हुआ नहीं, 6% से ज्यादा हुआ नहीं, 6%, 6.5 कर लीजिए, जो कहना है कर लीजिए, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं। हमने एक तोहफे के रूप में 8% जीडीपी इसको दिया था, इस सरकार को, मोदी सरकार को। उन्होंने इसको बिल्कुल तबाह कर दिया, उसको विकृत कर दिया। फिर आया ये आया नोटबंदी, फिर आया आपने फ्रेजाइल 5 की एक अर्थव्यवस्था दी थी जब नहीं, एनडीए देखिए, की यहां सरकार पर बनी आबादी- 2014 में। मैंने पहले कहा, यहां पर आबादी है, यहां पर ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं। आबादी यहां पर इतनी ज्यादा है कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये उदारवाद की जो व्यवस्था है, हमने इसकी शुरुआत की थी। हम चाहते थे कि ये देश विकसित बने, लेकिन जब प्रति व्यक्ति व्यय अगर $2005 है, और वो भी औसत है, वो तो और भी कम है, क्योंकि आप
जानते हैं कि यहां पर जो जितनी भी संपत्ति और संसाधन है 1% लोगों में सिमटी हुई है। तो ये 1% लोगों के पास 40% देश की दौलत का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था चाहते हैं, विकसित भारत चाहते हैं, तो यहां पर हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 10 से 12% बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? सिर्फ यहां पर ना उनके पास नीति है, ना समझ है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो जानते नहीं क्या हो रहा है। अगर सरकारी तिजोरी में कम पैसा रहता है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, जीएसटी बढ़ा देते हैं, वहां से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं आ रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम गिर चुके हैं। महंगाई बढ़ने का एक कारण वो भी है। हवा सिंह झाझड़िया झुंझुनू वासी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार वो कह रहे हैं पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिससे अमीर गरीब की खाई भी बढ़ रही है, युवाओं में आक्रोश और निराशा भी है। तो आंकड़ों की हकीकत और फसाने में कितना फर्क देखते हैं आप, या ये दो समानांतर धाराएं हैं? कुछ हकीकत भी है और कुछ हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। देखिए संदीप जी, सवाल यह है कि हमारा जो जीडीपी एस्टिमेट किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तभी पता लगेगा कि हम अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं या नहीं बन पाए हैं। तो हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े अक्सर आते नहीं हैं, और हम लोग ये मान लेते हैं कि जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। पर संगठित क्षेत्र तो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सिर्फ 6% है। बाकी देश की अर्थव्यवस्था 94%, तो असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जी हाँ, लेकिन जो आप वो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है, लेकिन जीडीपी के आंकड़े में जो संगठित क्षेत्र का जो अंश है वो 55% है और असंगठित क्षेत्र का 45% है। तो ये जो 55% है वो तो बढ़ रहा है, जो ऑफिशियल आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जो 45% जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े नहीं आते, तो हम मान लेते हैं वो भी बढ़ रहा है। लेकिन सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि आप देखें तो रिटेल ट्रेड ले लीजिए, तो आपका एक तरफ ई कॉमर्स तो 30-40% बढ़ रहा है, तो वो जो नेबरहुड स्टोर है वो गिर रहा है, तो असंगठित क्षेत्र गिर रहा है, और ये सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, बाकी सेक्टर में असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। इसमें सबसे बड़ा पैमाना, अगर एक तो कमाई है, कमाई पर मैं आता हूं, पर कमाई के लिए पहले आपको नौकरी भी चाहिए, एक अदद काम चाहिए। तो गिग वर्कर, स्टार्टअप, इकोसिस्टम, उसका जिक्र होने लगता है। हमें सही आंकड़े सरकार क्यों नहीं देती है कि देश में कितने रोजगार सृजित हो रहे हैं? अमेरिका में तो एम्प्लॉयमेंट के सारे डेटा डेली बेसिस पर अवेलेबल है ना। जी हाँ, लेकिन सरकार कहेगी कि हम तो दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो अपना मंथली भी डेटा देने वाले हैं। अभी तक तो क्वार्टरली डेटा आता था, तो ऐसा नहीं कि डेटा नहीं है, लेकिन हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है। सरकार के हिसाब से वो 55-58% है, जबकि सीएमआई और आईएलओ के हिसाब से वो 45% है। और बड़े देशों में चीन है, ब्राजील है, अमेरिका है, वहां पे 65 से 70%। तो हमारे यहाँ इतने कम लोग क्यों काम कर रहे हैं? एक तो रोजगार पैमाना हो गया, एक पैमाना सीधे सीधे आपकी कमाई है ना। आम आदमी की कमाई बढ़ रही है क्या? अच्छे दिन आए कि नहीं, मेरी जेब में पैसे आए या नहीं, इससे जुड़ा हुआ होता है ना। जब असंगठित क्षेत्र गिरावट पे होगा तो वहां पे जो 94% है उनकी आमदनी बढ़ेगी नहीं, और जो संगठित क्षेत्र है उसमें बढ़ेगी। फिर वहां पे काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है। अगर आप कहें कि 1% के पास 40% आमदनी है, तो उस पर हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम से कम 12-13% होना चाहिए, जबकि हमारा डायरेक्ट टैक्स जीडीपी कलेक्शन सिर्फ 6% है। तो हमारे यहाँ काले धन की अर्थव्यवस्था की वजह से जो सरकार के पास वो 6% में भी, प्रोफेसर साहब अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 6% में भी वो जीरो रिटर्न फाइल करने वालों की कितनी तादाद है, ये भी तो देखना होगा ना। ये तो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं जो टैक्स दे रहे, रिटर्न फाइल किया जा रहा है पर एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है दरअसल कर में। 9 करोड़ जो रिटर्न फाइल करते हैं या जो टीडीएस में आते हैं, उसमें से 6 करोड़ या तो नील रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत कम, तो सिर्फ 3 करोड़ हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, और वो भी जो बहुत ज्यादा काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए वो ज्यादा टैक्स नहीं पे करते। तो इसलिए अर्थव्यवस्था बढ़ भी जाए तो जो टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ता है, तो इसलिए हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन सवाल असली में यह है कि हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 6.5% एवरेज 11 साल की नहीं है, वो 2 या 3% से ज्यादा नहीं है, और कई साल तो वो नेगेटिव रही। जैसे कि नोटबंदी के समय सरकार कहती है कि हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ रही 8% से भी ज्यादा है, जबकि सबने देखा कि 5 महीने फैक्ट्रियां बंद थी। वही तूफान सिंह हमारे दर्शक हैं प्रोफेसर साहब, आशुतोष तूफान सिंह हैं जींदवासी, वो कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है चौथी बड़ी इकोनॉमी होने से जब आम आदमी की जेब खाली पड़ी है?
देखिए संदीप, अभी थोड़ी देर पहले आपने फ्रेजाइल 5 का जिक्र किया था और ये अपने आप में एक बड़ा प्रोपेगेंडा का फ्रेज वर्ड बन गया था। बहुत कम लोगों को मालूम है जैसे फ्रेजाइल 5 का मतलब क्या होता। देखिए, मॉर्गन एंड स्टैनली ने, एक कंपनी है जिसके एक एनालिस्ट ने 2013 में यह कहा कि 5 देश हैं, तुर्की, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया, जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो एक रिस्क थोड़ा बढ़ गया है। बस इतनी सी बात थी। उसको इतने बड़े प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश किया गया कि इंडिया तो फ्रेजाइल 5 में आ गया, फ्रेजाइल 5 में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं। इस डेटा के आधार पर चलिए बात कर लेते हैं हम। पिछले 12 साल का सबसे कम नेट एफडीआई इस वक्त है। कितना है? $14.5 बिलियन 2025 में। यह 2021 में था $34 बिलियन। यानी भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत की इकोनॉमी में विश्वास नहीं है। ये तो छोड़ दिए, चलिए विदेशी हैं। हमारी अपनी जो इंडियन कंपनीज हैं वो हिंदुस्तान की बजाय विदेशों में ज्यादा पैसा लगा रही हैं और उसका डेटा कहता है 2025 में $12.4 बिलियन, जो 2023 में $6.8 बिलियन। हमें दिखता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते घूमते हैं आईफोन के सीईओ को, कुक साहब को, कि भारत में अगर प्लांट लगाया और वो फॉक्सकॉन लगा रहा है, वो क्लियरेंस भी हो गई है, तो पैसा तो आ भी रहा है। सरकार तो ये कहेगी, बीजेपी बताएगी, याद दिलाएगी। देखिए संदीप, जब डेटा के बारे में बात करते हैं तो एक डेटा उठा के बात नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूं, नेट एफडीआई की बात कर रहा हूं, जो 12 साल का लोवेस्ट है। मैंने डेटा दिया आपको। और इंडियन कंपनीज हैं, उनका भी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ की जगह विदेशों में बढ़ता जा रहा। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि चाहे इंडियन इन्वेस्टर्स हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, उनको इंडियन इकोनॉमी में आज की तारीख में उतना भरोसा नहीं जितना होना चाहिए। अब इक्का दुक्का कंपनीज आ रही, मैं उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा। अब चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। 2008 0.2 था हमारा जीडीपी ग्रोथ, गिर के हुआ 7.2, आज की तारीख में 6.4 हो गया है। आप पर कैपिटा इनकम के बारे में बातचीत कर रहे थे। हम जापान से आगे हुए, निश्चित तौर से कोई दो राय नहीं। जापान की पर कैपिटा इनकम $43,000 है डॉलर। इंडिया की कितनी है? 2,878। चाइना की कितनी है? 13,312। अब आप अपने आप से तुलना कर लीजिए। इसके अलावा मैं एक और डेटा देता हूं। भारत में 82% लोग आज भी प्रतिदिन 560 रुपया कमाते। 82% लोग, और उसमें से 44% वो लोग हैं जो 300 रुपए पर डे कमाते हैं। 82% लोग अगर 560 रुपए पर डे कमाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? 15,000 पलट कर मैं आशुतोष एक और आंकड़ा दूं, और इसमें दिलचस्प कहानी भी है। मैं अपनी टीम के साथ जब बात कर रहा था, दरअसल अगर आप 25,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, 25,000, 1,000 रुपए भी नहीं दिन के, तो आप देश के टॉप 10% सैलरी अर्न करने वालों में हैं। मेरी टीम ताज्जुब में रह गई थी ये जानकर। मैंने कहा 25,000 रुपए कमा लिए तो आप टॉप 10% लोगों में हैं देश के। नहीं। अब देखिए, सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 11% लोग, बल्कि 6% लोग शायद बचे हैं जो पॉवर्टी के नीचे की रेखा। ये डेटा जो कह रहा है कि 82% लोग 560 रुपए कमाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या, मोदी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिस हैज बिकम अ गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। कैसे? आप आंख बंद करके अचानक एक दिन आप डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, आंख बंद करके। बिना किसी प्लानिंग के आप जीएसटी का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बिना किसी प्लानिंग के आप जो है वो कोरोना के समय में आप लॉकडाउन कर देते हैं। और ये बड़ी मिथ की बात है कि कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था की चौपट हुई है। जिस महीने कोरोना लागू हुआ था उस महीने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 3.5% के आसपास। हाँ, वो लगातार चौथी तिमाही बढ़ते हुए आ रही थी। वो बात सही है, पर इसमें एक लास्ट सवाल, एक सेकंड आशुतोष, एक लास्ट सवाल अंशुल अभिजीत से, जो संजय सिंह ने माना भी, अगर अर्थव्यवस्था की ये तस्वीर इतनी गुलाबी नहीं है तो आप क्या आम आदमी को समझा नहीं पाते हैं? अंशुल अभिजीत, बीजेपी समझा जाती है और 3 बार लगातार वो सरकार बनाने में कामयाब रही है। 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। संदीप जी, जो आर्थिक विषमताएं होती हैं और जो चुनावी नतीजे होते हैं, उसमें फासले होते हैं, उसकी वजह बहुत कुछ और होती है। वो चुनावी मैनेजमेंट की बात हो जाती है, भावनाओं से खेलने की, उछलने की बात हो जाती है। जो ये सरकार करती है, गलत आंकड़े सामने लाना, क्या किस मैसेजेस को एम्पलीफाई करना, उसका ये तुलना नहीं की जाती। हकीकत ये है कि यहां पर गंभीर आर्थिक विषमताएं हैं, बल्कि अपनी वेशवाद
में कम थी या अब ज्यादा हो गई हैं? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं गैर बराबरी के और असमानता के, उस समय अंग्रेजों के जमाने में कम थी, अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। अमीरों और गरीबों में फासला, वो तो भी हम अपने आप में एक वो बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। आज उसके लिए वक्त नहीं बचा है, पर जो मैंने बात कही, बचपन में पढ़ाया जाता था, इंडिया इज अ रिच नेशन बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर। अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट करने की बात है, लेकिन आप, मैं, आम आदमी भी उसी मकाम पर पहुंच रहा है। क्या हम दुनिया में चौथी सबसे पर कैपिटा इनकम करने वाला देश भी बन रहे हैं क्या? या उस टारगेट तक भी हमें पहुंचना होगा, और जहां पर अभी दिक्कतें हैं उन्हें दुरुस्त करना होगा। पहले तो एक्सेप्ट करना होगा, फिर दुरुस्त करना होगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सोचिएगा इस बारे में। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।